हेलो गाइस। तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर ऑनलाइन आए हैं और मैं आपको आज बात करूंगा कि हमारा यूपीएससी का पेपर कैसा हुआ है। तो ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो होगी, 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद डेली हर रोज़ एक एक पेपर की वीडियो बनाऊंगा कि इस पेपर में क्या क्या हमारी स्टडी होनी चाहिए किस पेपर के लिए। तो आज मैं बहुत शॉर्ट में बात करना चाहूँगा कि किस पेपर से हमें क्या सीख मिली, हमारा अगर नेक्स्ट ईयर के लिए अप्रोच होना चाहिए, मेंस के लिए तो कैसा अप्रोच होना चाहिए, और आपको ये किस तरीके से फ़ायदा करेगा मेंस। अगर आप लोगों ने ये सब मेंस का पेपर देखा हो तो आपको किस तरह से फ़ायदा करेगा ये मेंस का पेपर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसए का पेपर। एसए का पेपर अगर हम देखें तो ये निबंध हमारा जो हिंदी में अगर आप कहें तो ये दो पेपर होते हैं। तो इस पेपर में आपको दो एस्से लिखने होते हैं और दोनों एस्से अगर आप देखें तो 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स के बीच में लिखने होते हैं। इस 1000 से 1200 पेज में अराउंड आपके 10 to 12 पेजेस आ जाते हैं आराम से, अगर कोई आराम से अगर मीडियम रेंज में अगर कोई लिख रहा है और आपके पास अच्छे मतलब जितने ज़्यादा व्यू जनरेट कर सकते हो आप जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखिए यूपीएससी का बाकी पेपर जो होते हैं वो पेपर्स आपको काफ़ी मतलब स्ट्रेस में लिखने पड़ते हैं, क्योंकि आपके अराउंड 50 पेजेस लिखने पड़ते हैं। ऑप्शनल में भी 49-48 पेजेस लिखने पड़ते हैं। और बट क्या कहते हैं यूपीएससी का जो एसए का पेपर है वो सबसे इजीली आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 12 पेजेस पर एसए लिखना होता है। तो 24 पेजेस मैक्सिमम आप लिखते हैं और आपके पास सफिशेंट 3 आवर्स होता है। तो एसए का पेपर जनरली आपकी क्रिएटिविटी को मतलब जज करता है, आपके माइंडसेट को जज करता है, और यूपीएससी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थॉट्स की वो कितनी अच्छी है, कि आप कितने आर्गूमेंट जनरेट कर पाते हैं, आपके आर्गूमेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप कितना इसको डीपली अंडरस्टैंड कर पाए इस सब्जेक्ट को, और आप कैसे बाकी सब आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो मतलब प्रिपरेशन है उसको इस एसए के पेपर में कैसे आप एडजस्ट कर पाते हैं। ये एसए का पेपर ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हर टॉपिक के बारे में अगर आ गया तो आपको सोसाइटी के बारे में लिखना है, सबके बारे में लिखना है, ऐसा नहीं है। इस एसए के पेपर में आपको इन चीज़ों के बारे में लिखना है कि कैसे उस आर्ग्यूमेंट में आपने जो पढ़ा है आप उसको समझ पा रहे हो, उसको आप इसको फिट कर पाते हो। तो जैसे पहला सेक्शन है, तो एज़ यूजली इस बार का जो एसए का पेपर आया था वो फर्स्ट सेक्शन तो पूरा फिलोसफिकल एसे था और कई सारे एसए जो इसमें आए थे सेकंड उसमें बहुत सारे थीम बेस आए थे। लाइकवाइज की गर्ल्स का आया था कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रिस्ट्रिक्शन बॉयज़ विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। तो कैसे समाज में पैट्रियार्की है, कैसे मतलब गर्ल्स आपके मतलब हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रही हैं, और ये डिस्क्रिमिनेशन ना केवल गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ के साथ साथ भी है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे आप टैकल करोगे, तो सोसाइटिकल बेस्ड थीम थी, तो उस पर आपको लिखना था। मैथमेटिक्स द म्यूज़िक ऑफ रीज़न, तो ये है कि मतलब आपका मैथमेटिक्स के ऊपर है कि आप इसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स की चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। थर्ड है कि सोसाइटी दैट हैव अ मोर जस्टिस इन अ सोसाइटी दैट नीड लेस चैरिटी। तो ये है कि सोसाइटियल टॉपिक है कि सोसाइटी में जस्टिस का क्या रोल है, जस्टिस के ऊपर आपको एक लिखना था। बट आप इसमें बहुत सारे फिलोसफिकल पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। और लास्ट वाला है एजुकेशन बेस के, एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन आफ्टर वन हैज़ फॉरगेटन व्हाट वन हैज़ लर्न इन अ स्कूल। तो मैंने इस पेपर में मैंने पहला थर्ड वाला लिखा था कि नॉट ऑल द वंडर ऑल द लॉस्ट। और मैंने जो देखा था अपने आसपास के लड़कों से और बहुत सारे फ्रेंड्स से बात की थी, तो ज़्यादातर ने ये पेपर लिखा था क्योंकि ये थोड़ा इजीली था, अंडरस्टैंडेबल था, और आप ट्रैवलर से शुरुआत कर सकते हो। मैंने आर्गूमेंट्स दिए थे, बुद्धा के दिए थे, गांधी जी के दिए थे, और जैन के दिए थे, और इसके साथ साथ कोलंबस के दिए थे। प्लस मैंने इनको बहुत सारी चीज़ देखी, ये फिलोसफिकल ऐसे है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप वंडर्स को मतलब केवल ट्रैवलर्स के तौर पे लेते हो। ट्रैवलर्स के तौर पे नहीं, वंडरर्स का मैंने बहुत मतलब डीपली अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि कैसे मतलब एक क्यूरोसिटी को भी वंडरिंग के रूप में हम देख सकते हैं, और इस तरह से हमने आर्गूमेंट जनरेट किए थे। तो ये मैंने लिखा था एक पेपर में। और दूसरा लिखा था कि सोसाइटी हैव ए मोर जस्टिस इन अ सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। तो कैसे सोसाइटी है, तो मैंने एग्जांपल शुरू किया था कि मतलब एक किंग के डोनेशन से मतलब जो बना कि कैसे हमें चैरिटी की ज़रूरत नहीं है अगर सोसाइटी में जस्टिस है और लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में जस्टिस की, जस्टिस होता क्या है, क्यों हमें जस्टिस को मतलब प्रिवेल करना चाहिए सोसाइटी में, और इसके साथ साथ जस्टिस के साथ साथ सोसाइटी में चैरिटी भी क्यों ज़रूरी है। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स को दिया था और इसको लिखा था। तो एसए का पेपर आपकी फुल्ली क्यूरोसिटी बेस्ड होता है, आपकी क्रिएटिविटी बेस्ड होता है।
और लास्ट ईयर भी मुझे 118 मिले थे, तो ये बहुत अच्छे नहीं थे बट नॉट मतलब बैड नहीं थे, क्योंकि जनरल एवरेज मैंने देखा था 110 के करीब आया था, 110 100 से 110 के बीच में टॉप 100 का। तो उस हिसाब से मेरे 118 सफिशेंट मार्क्स थे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे का इस साल भी मेरा पेपर अच्छा गया है। इस साल ज़्यादा मैंने मतलब एलोब्रेट करके लिखा है, तो होप कि मतलब इस साल ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे का। अब अगर हम नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा स्टडी को जनरल स्टडी पेपर 1। तो जनरल स्टडी पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो इस साल का जनरल स्टडीज़ पेपर 1 लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी आया था। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी आया था, बट इट्स ऑलवेज कि पेपर ज़्यादा इजी और टफ नहीं होता, क्योंकि मार्क्स तो अल्टीमेटली आप अगर एक अच्छे पेपर में भी मतलब आप टफ पेपर में भी लिख रहे हो तो भी मेरे मार्क्स 100 आए। मैंने एक अच्छे मतलब इजी पेपर में भी लिखा है तब भी 100 मार्क्स आए। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपकी चेकिंग कैसे हो रही उस साल। क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएससी का पेपर कभी कभी इजी आता है बट उसमें स्केलिंग करती है मतलब यूपीएससी। तो उसमें क्या हो गया, टॉपर्स के भी मार्क्स 85 90 से ऊपर, जैसे लास्ट 2-3 ईयर से आप देख रहे होंगे GS3 में मार्क्स 85 से ऊपर जा ही नहीं रहे लड़कों के। और ऐसा भी नहीं कि ये पेपर में मतलब क्या कहते हैं ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि 2017-16 में GS3 के मार्क्स 120 25 145 तक भी पहुंच गए थे, और पेपर की क्वालिटी वही है। बट क्या हुआ कि उसके बाद यूपीएससी ने स्केलिंग कर दी, तो मार्क्स तो एक मतलब जनरल आइडिया है, बट इस साल पेपर कंपेरेटिवली ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल था। मतलब चीज़ें आप जल्दी से इसको आप मतलब फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, आपको बच्चों को बाउंसर्स कम देखने को मिले। तो पहला जैसे इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि जोग्राफिकल फैक्टर क्या था डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया के। तो आप जोग्राफिकल फैक्टर्स को बहुत सारी बात कर सकते हो एंशिएंट इंडिया के, कि भाई मतलब जोग्राफिकल फैक्टर्स में बात कर सकते हैं। तो इस साल मैंने देखा कि पेपर्स में मतलब दो दो सब्जेक्ट को इंटरलिंक कर दिया गया, जैसे जोग्राफी है और एंशिएंट इंडिया है। तो आप जैसे इसमें बात कर सकते हो कि भाई दोआब क्षेत्र था, मतलब पंचतन मतलब हमारे सिंधु घाटी सभ्य मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी जो सिंधु नदी पे इंडस बेस थी, अपनी मौर्यन गुप्ता ये सब हमारी गंगा जमुना पे मतलब बेस थी, रिवर सिस्टम पे हिमालयन सिस्टम था, सॉइल है फर्टाइल है, और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ ओर्स है। तो ये सब आपके 10-12 पॉइंट्स आते हैं, आप मतलब इन पॉइंट्स को लिख सकते थे। फिर दूसरा है टैगोर एंड महात्मा गांधी की शिक्षा है। तो इन सब के बारे में मैं एलोबरेटली आपको बताऊंगा, बट टैगोर एंड महात्मा गांधी की शिक्षा और एजुकेशन और नेशनलिज्म में क्या अंतर था, तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए आप मतलब एलोबरेट करके और उन सब चीज़ों को करके आप लिख सकते हो अच्छे से। तो देखिए इनमें क्या है कि आपको देखिए इस बार बहुत ही क्रक्स दिया था कि भाई एक पेज पे आप ये लिख दो, जैसे एजुकेशन और वो दिया है, तो आप एक पेज में एजुकेशन का डिफरेंस लिख दो, एक पेज में नेशनलिज्म का डिफरेंस लिख दो। अगर आप इस दोनों को नहीं देख पा रहे हो तो फिर आप मतलब इस पेपर में फिर आपके कैसे मार्क्स अच्छा आएंगे। फिर आपके देखिए विभिन्न देशों के रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव पे, तो एक पार्ट में आप सोशल इफेक्ट्स लिख दो, सोशल इफेक्ट क्या हुए कि भाई, और फिर इकोनॉमिकल इफेक्ट्स क्या हुए, तो वो दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके लिख दो। तो आपको बहुत ईजिली ये फ्रेगमेंटेड पार्ट्स में मिल जाएगा और आपका पेपर सही से हो जाएगा। ठीक है, तो और जहाँ मतलब कुछ टफ पे मतलब 2-4 टफ क्वेश्चन है उसको आप नॉर्मल हैंडल कर लो। जैसे फिजोर्ड के बारे में था कि फिजोर्ड के बारे में लड़के काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फिजोर्ड एक मतलब बहुत ही कन्वेंशनल पार्ट था जो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिलता है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आप और ये जीसी लॉन्ग की बुक में आपको अच्छे से एलोबरेट करके दिया हुआ है, और इवन इसके दोनों पार्ट मतलब आप वहाँ से कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी की बुक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। फिर पुरवैया था, एक थोड़ा सा बाउंसर्स था, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बाउंसर नहीं था। तो ये सब चीज़ें थी, तो आप इनको अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है, नेशनलिज्म में हाइपर नेशनलिज्म में क्या अंतर है। फिर उसके बाद पेपर 2 आता है। पेपर 2 अगर हम देखें तो पेपर 2 इस बार का जनरली मतलब मेरे हिसाब से तो लास्ट ईयर से थोड़ा टफ आया था, क्योंकि अब पेपर मतलब ज़्यादा एलोबरेटिव है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है, और GS2 का पेपर लास्ट ईयर के पेपर से टफ आया है ज़्यादा आपको। तो इस साल जो मार्क्स पिछले साल ज़्यादा गए थे, तो वो मार्क्स इस साल आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे, मतलब मुझे जहाँ तक उम्मीद है GS2 में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये हो गया, NLSA के डायरेक्ट पूछ लिया है, और इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में पूछा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, बट मैंने ये देखा कि ये पेपर कंपेरेटिवली मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा आपको आर्गूमेंट जनरेट करने में टाइम लग रहा था।
तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन को लिखना है, आपके पास पॉइंट्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद करके लिखने पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है और आपका पेपर की मतलब जो टफनेस है वो बढ़ जाती है। तो GS पेपर 2 आपका मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ गया है। और GS 2 के लिए देखिए, GS 2 में अगर आप देखा जाए तो GS 2 अगर आप पढ़ेंगे, GS 2 में या आपका आता है गवर्नेंस और आपका पॉलिटी प्लस आपका IR। तो IR ऑन मतलब बिल्कुल सिंपल बेसिस पे IR आप देखिए कि अगर आपने IR तैयार किया, एक अच्छी किसी भी बुकलेट उठा लीजिए कोचिंग की, जो मतलब मेंस 365 हो गया या फोरम की बुकलेट हो गई, तो IR अगर आपने पढ़ा है, उसका थोड़ा बेसिक्स पता है, तो आप IR के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो IR का पार्ट हमेशा एक अच्छा पार्ट रहा है। प्लस इसके साथ साथ इस साल मतलब आपको क्या कहते हैं, GS 2 के पार्ट्स में आपको मतलब अच्छा पेपर देखने को मिला। मतलब GS 2 का कि गवर्नेंस का पेपर है, तो इसकी क्वालिटी मतलब इसकी जो क्वालिटी थी कि इस बार मतलब आपको काफ़ी, जैसे एक क्वेश्चन इसमें आया था कि भाई आपके स्टेट लेजिस्लेचर में क्या कहते हैं, हाँ ये जैसे आई डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप फॉर वुमेन इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर इंडिया। अगर वो एक दो अगर उसको ना देखा जाए तो प्रथम हो गया या इन सब का हो गया, अपना ADR हो गया, तो इसके अलावा तो मुझे कोई आइडिया मतलब सिविल सोसाइटी के पार्टिसिपेशन याद ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े काफ़ी टफ हो गए थे। तो इस हिसाब से GS 2 का पेपर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफ आया है और उसको ज़्यादा नहीं कहेंगे। उसके बाद आपका थर्ड पेपर आता है। थर्ड पेपर भी इस हिसाब से मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा थर्ड पेपर आपका। और उसके बाद थर्ड पेपर इस बार काफ़ी ईजी आया था, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। और उसके बाद फिर आता है ये एथिक्स का पेपर। एथिक्स का पेपर देखिए इस बार लेंथी कम था, बट इसका जो फर्स्ट पोर्शन था वो फर्स्ट पोर्शन काफ़ी बड़ा। जैसे UPSC हर बार क्या करती है, ट्रेंड चेंज करती है। तो लास्ट ईयर ने क्या किया था कि केस स्टडी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी दे दी थी, तो उससे क्या हो, बच्चों का बहुत छूट गया था पेपर। तो इस साल वो नहीं हुआ। इस साल पेपर तो कंप्लीट हो गए क्योंकि केस स्टडी छोटी थी, बट इससे क्या हो, मार्क्स भी डाउन हो जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी के जितने ज़्यादा पार्ट होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स गेन होते हैं बच्चों के, क्योंकि केस स्टडी काफ़ी स्कोरिंग रहती है। बट इस साल जो फर्स्ट पार्ट था जिसको एड्रेस करने की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत थी लोगों को, वो फर्स्ट पार्ट काफ़ी टफ हो गया था। उसमें इस बार काफ़ी अच्छा, क्योंकि केस स्टडी में लोगों के नंबर कम होंगे और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को ज़्यादा मतलब अगर नेगलेक्ट कर दिया हो, ज़्यादा अच्छे से नहीं अटैम्प्ट किया हो, तो उसको इस बार एथिक्स के पेपर में कम मार्क्स मिलने की संभावना है। तो उसके बाद मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने देखा कि इस बार का फर्स्ट का पेपर तो मतलब नॉर्मल आया था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली थे, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली थे, तो आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो इस साल ऑप्शनल में मतलब पब्लिक एडमिन में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। और सेकंड पेपर मेरे इस साल लास्ट ईयर से काफ़ी टफ था। मतलब आप अगर कह सकते हैं कि इस लास्ट ईयर के पेपर में काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी थे और मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिया था, एक अच्छा बैलेंस था पेपर का। पर इस साल कुछ पेपर क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे और हर मतलब एक ऑप्शनल जो आपको चूज़ करना उसमें एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा टफ आ रहा था। बट यही था कि इस बार आप स्कीम ज़्यादा पूछी थी सेकंड पेपर में, कंटेम्प्रेरी हो जाती है स्कीम अगर ज़्यादा पूछी जाती, क्योंकि पबैट के दृष्टि से उसको लिखना मतलब एक अलग चैलेंज है, क्योंकि वो डायरेक्टली मिलता नहीं है। या तो आप कोचिंगों पर रिलाई हो जाओ या तो आपने अपने नोट्स बनाए उसके ऊपर रिलाई हो जाओ। तो उनके और नोट्स जल्दी मतलब कोई भी अपनी स्कीम्स के तो ज़्यादा बनाता नहीं, क्योंकि स्कीम ज़्यादातर हम पॉलिटी के पार्ट से या हम गवर्नमेंट स्कीम आती है जो बुकलेट्स आती हैं कोचिंग्स की उनसे पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा हम उसको नहीं करते हैं। बट क्वेश्चन का पेपर था कि कौटिल्य का राज का थ्योरेटिकल वर्क ऑन द स्टेट एंड स्टेट क्राफ्ट, तो बोथ आर मतलब इन सब चीज़ों से मतलब आप देख सकते हो कि पेपर का लेवल था इस बार मतलब जी अपना पबैट 2 का लेवल मतलब पिछले साल काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे। इवन टॉपर्स को 160 तक मिले थे पबैट के, मेरे ही मार्क्स 135 थे सेकंड पेपर में। तो बट इस बार भी 135, 140, 150 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। हालांकि पेपर अच्छा था, मार्क्स इसमें अच्छे भी आ सकते हैं जिन्होंने सही अच्छे से पेपर किया। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी और इस हिसाब से पेपर मेरा ओवरऑल मतलब अच्छा हुआ है। पेपर लास्ट ईयर से तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है इस साल और होप है कि सिलेक्शन हो तो इंटरव्यू दें। बट आपको इस पेपर में देखना है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा अब डायनेमिक होता जा रहा है UPSC का पेपर। आप नेक्स्ट ईयर ये भी नहीं श्योर हो सकते कि आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखें तो UPSC मतलब आपको हर एक एंगल पे चेक कर रही है
और इसके लिए आपको कंटिन्यूअस जो एफर्ट है वो डालना ही पड़ेगा। आप 1 दिन की तैयारी या 10 दिन की तैयारी या 3 महीने की मेंस की तैयारी में आपको ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। मेरे लिए बहुत टफ हो गया था 3 महीने में, क्योंकि मैं एक सेटबैक से उभरा था, पेपर नहीं हुआ था मेंस का। फिर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। फिर उसके बाद मैं वापस दोबारा आया, फिर मैंने प्री की तैयारी की, फिर उसके बाद मेंस की तैयारी की, तो काफ़ी टफ हो गया था। तो आपको ये प्रिजर्वेशन जो परसेवरेंस है अपने अंदर वो रखना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये पेपर अच्छे से करना है। तो आई होप मैं यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। और मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट ईयर के लिए। और अब मैं इनका डिटेल एनालिसिस एक एक करके मैं हर पेपर का आगे आने वाले दिनों में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।